ऑल राइट, सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग सब। और आई होप अभी तक सब बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। मैं समझ सकती हूँ थोड़ा बहुत पैनिक ऐसे दुब 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 हो रही होगी, सबको होती है। इनफैक्ट मैं ये मान के चलती हूँ कि जितना डर मुझे मेरे एग्जाम के टाइम पे लगता था उतना ही डर आपको अभी लग रहा होगा, ठीक है। जितना डर एक AIR 1 वाले को लगता है उतना ही डर एक अटेम्प्ट वाले को लगता है। तो सबको एग्जाम के पहले एकदम एक जैसा ही डर लगता है, ठीक है। कोई भी इतना ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होगा आज की डेट पे कि अरे मैंने तो सब कुछ कर लिया है, मेरा सब कुछ हो गया एकदम, ऐसा कोई भी नहीं होगा, ठीक है। सो आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। बस पैनिक जब भी हो पानी पीते रहो और थोड़ा 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 पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। कुछ समय बाकी है, अच्छे से पढ़ाई करो, फिर उसके बाद रिजल्ट का वेट हम लोग साथ में मिलके करेंगे, ठीक है। यस है ना। चलो गाइस, अब एक ऐसी सीरीज है, जनरली मैं हमेशा जो 1 डे प्लानर व्हाट टू डू 1 डे बिफोर एग्जाम, मैं हमेशा एग्जाम के एक दिन पहले लेकर आती हूँ। बट मैं ये मानकर चलती हूँ बच्चे उस टाइम इंस्टाग्राम यूट्यूब सब बंद करके रखता है, तो आप लोगों को उस टाइम पे एक रीच नहीं मिल पाती है, मैं आप लोगों तक पहुँच नहीं पाती हूँ। इसीलिए मैं 1 डे बिफोर एग्जाम आप लोगों के लिए अभी लेकर आई हूँ। एकदम ध्यान से सुनना, मैं एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल दोनों की बातें अभी करने वाली हूँ इसी वीडियो में। 10-15 मिनट का वीडियो है, बहुत छोटा सा है, 1.5x की स्पीड पे देख सकते हो, ठीक है। यस नाउ सबसे पहले मैं बात करती हूँ CS एग्जीक्यूटिव कि आपको एक दिन पहले क्या करना है JIGL में और SM में, ठीक है। नाउ फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट JIGL। सो देर आर सर्टेन टॉपिक्स जो आपको अच्छे से करके रखने हैं, ठीक है। 1, सोर्स ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज, ठीक है। उसके बाद आर्बिट्रेशन, स्टैम्प, लिमिटेशन, CPC, IPC, एविडेंस। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको सबसे पहले एग्जाम में करने हैं। मतलब सबसे पहले जब आपका एग्जाम होगा, एग्जाम के एक दिन पहले जब आप फाइनल पढ़ाई कर रहे होंगे ना, 1 जून के पहले जब आप फाइनल पढ़ाई कर रहे होंगे, तब आपको 31 मई को सबसे पहले ये वाले टॉपिक्स करने हैं और उसके बाद आपको बचे हुए टॉपिक्स करने हैं। अब आपको इसमें क्या करना है, आपको इसमें सबसे पहले जो भी नोट्स आपके पास अवेलेबल है, जो भी नोट्स अवेलेबल है वो नोट्स प्लस स्कैनर के, अगर आप स्कैनर अवेलेबल है तो स्कैनर के क्वेश्चंस ज़रूर करना। जिन बच्चों के पास मेरे JIGL के रेगुलर नोट्स हैं वो बच्चों के पास ऑलरेडी स्कैनर के क्वेश्चंस अवेलेबल रहेंगे। तो ये दोनों चीज़ हर चैप्टर की करके जाना एक दिन पहले, ठीक है। यस ये हो गया। उसके बाद बचे हुए जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं वो वाले टॉपिक्स आप इवनिंग में बाद में देखोगे, ठीक है। एग्जाम के दिन मॉर्निंग के लिए आप बहुत ज़्यादा कुछ बचा के नहीं रखेंगे, क्योंकि उस दिन 9 से 12 आपका पेपर रहेगा तो आपको इतना समय नहीं मिलेगा। सो मेक श्योर आप जो भी पढ़ाई करके रखेंगे वो एक दिन पहले पूरी करके रखेंगे, ठीक है। सारी चीज़ें पहले से ही ऐसे टिक मार्क करके रखो कि आप एक एक कॉन्सेप्ट रीड करने नहीं बैठो। आप लोगों को एक दिन पहले बस सारे डॉक्ट्रिन्स थोड़ा सा ऐसे पेजेस पलटाने जितना ही समय मिलेगा। आप एक एक पैराग्राफ रीड नहीं कर पाओगे, आप राइटिंग प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, ठीक है, पहला। दूसरा, आप ध्यान रखोगे कि जो पुराने पेपर्स आ चुके हैं उसके 1-2 सेट्स आप पहले से ही प्रैक्टिस करके रखो, ठीक है। सो मेक श्योर कि एक दिन पहले से ही, मतलब आप समझ लो 20, 23, 24, 25 मई, जब भी आपको अभी समय मिल रहा है आप पुराने जो पेपर्स हैं आप वो करके रखो, क्योंकि 20-25% पेपर उसी में से बनता है। तो स्कैनर, मेक स्कैनर अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। स्कैनर को इग्नोर मत करो, पहला। दूसरा, कुछ छोड़ना कुछ भी नहीं है,
ABC एनालिसिस मैं आपको नहीं दे रही हूँ क्योंकि ICSI के पेपर्स अनप्रडिक्टेबल आने लग गए हैं। पिछला अटेम्प्ट जो था उसमें बहुत अनप्रडिक्टेबल पेपर आया था। सो आप लोग ABC एनालिसिस पर नहीं जाएंगे कि ये A कैटेगरी के तो ये अच्छे से कर लें, B के कम अच्छे से करें, C के छोड़ ही दें, ये सब नहीं करना है। हाँ, ये जो मैंने टॉपिक्स बताए ये आपको सबसे पहले उठाने हैं, फिर बचे हुए टॉपिक्स आपको बाद में उठाने, पर करने आपको पूरे 17 चैप्टर्स हैं। क्लियर है सबको? यस, है ना? नाउ नोट्स प्लस स्कैनर आपको अच्छे से करके जाना है एक दिन पहले, और बचे हुए टॉपिक्स फिर आप लोग एग्जाम के एक दिन पहले इवनिंग में कंप्लीट करेंगे। ठीक है? कुछ भी पोर्शन अगले दिन 1 जून के लिए आप सुबह के लिए नहीं छोड़ेंगे कि कल सुबह मैं कर लूँगा या कर लूँगी, नहीं छोड़ेंगे। ठीक है? एक दिन पहले कोई राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सारे डॉक्ट्रिन्स अच्छे से कर लेना। आपको मैग्जिम्स नहीं आएंगे, पर मैग्जिम्स क्वेश्चन में आएगा और उसके पास मीनिंग आपको लिखना पड़ेगा, शॉर्ट नोट लिखना रहेगा। आपको मैक्सिमम लिखने के लिए नहीं आएगा इन JIGL's पेपर। ओके, यस। एंड December 22 का पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट आया था, वो एक बार अच्छे से देख कर जाना, सो दैट आपकी तैयारी बहुत खूब अच्छी तरीके से हो चुकी होगी। ठीक है? नाउ एक प्यारे से सब्जेक्ट पे आते हैं, SM, है ना? सो SM में गाइस सबसे पहले आपका फोकस होना चाहिए MCQ पर। ठीक है? किस पे फोकस होना चाहिए मेरी जान? MCQ पर। आप MCQ बहुत अच्छे से करके जाओ। मैंने अपने रेगुलर बच्चों के लिए, YouTube बच्चों के लिए MCQs प्रोवाइड किए हैं। सब SM के लेक्चर्स के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। आप वहाँ से MCQ डाउनलोड करो और सारे MCQs कम से कम 2 बार प्रैक्टिस करो। अभी तक एज पर द प्रीवियस 4 to 5 अटेम्प्ट्स पेपर जो MCQ मैंने दिए हैं उसमें से ही 20 से 25 मार्क का पेपर बनता ही है। तो आपको सीधे सीधे क्वेश्चन मिल रहे हैं, आप कहाँ इतना दिमाग लगा रहे हो? आप वो MCQ अच्छे से करके जाओ। अदरवाइज मैंने बहुत ही डिटेल्ड रिविजन दे रखा है, तो आप वो करके जाना। बट एक दिन पहले आप ध्यान से सुनना आपको क्या करना है। देखो, अगर आपको लगता है कि आपका प्रैक्टिकल थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग नहीं है, थोड़ा सा वीक है, अगर आपको FM के प्रैक्टिकल से डर लगता है, तो मैं मानती हूँ, ध्यान से सुनना, FM SM का जो पूरा पेपर है वो है FM प्रैक्टिकल, ठीक है, और FM थ्योरी प्लस SM थ्योरी। ठीक है? SM में तो पूरी थ्योरी है, तो FM का प्रैक्टिकल या फिर FM SM की थ्योरी, अपन इसको ऐसे डिवाइड करते हैं। तो एक दिन पहले आप सबसे पहले इसको अच्छे से रीड कर लोगे, एग्जाम के एक दिन पहले अच्छे से पहले इसको रीड कर लोगे, और FM के जैसा राज सर ने आप लोगों को बता रखा है, सारे फॉर्मूलाज और जो भी आप लोगों को फॉर्मूलाज के साथ क्वेश्चंस करने के लिए बोला आप वो करोगे। ठीक है? ये मैं स्पेशली उन बच्चों की बात कर रही हूँ जिसका प्रैक्टिकल स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो आप लोग FM और SM को अलग अलग मत करो, FM की थ्योरी और SM की थ्योरी को एक एंटिटी मानो और FM के प्रैक्टिकल को अलग मानो। FM की प्रैक्टिकल के लिए आप लोग अच्छी तरीके से शिद्दत से प्रैक्टिकल्स के मतलब फॉर्मूलेज करोगे और FM SM की थ्योरी सबसे पहले करोगे। तो FM SM के पहले जब भी पेपर खत्म होगा, उसके पहले वाला पेपर, तो आप सबसे पहले उसकी थ्योरी कंप्लीट करोगे, उसके बाद उसका प्रैक्टिकल उठाओगे। ठीक है? दैट्स व्हाट आई डिड ड्यूरिंग माई टाइम्स, जब हम लोग को FM था अपने फाइनल में। ठीक है ना? अब हम आते हैं CS प्रोफेशनल पे गाइस। तो CS प्रोफेशनल पे सबसे पहले मैं आती हूँ ड्राफ्टिंग पर। ठीक है? अपन इसको ना ड्राफ्टिंग पर आते हैं। ना ड्राफ्टिंग में सबसे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी, आपको पढ़ना कैसे है। सबसे पहले आपको पढ़ना है यूनिट 2। ठीक है? 2 के बाद आपको पढ़ना है 4, 5, 6, 7, 8, ये आपका पैटर्न होना चाहिए। उसके बाद आप लोग 9 और 1 एक साथ पढ़ोगे और फिर आखिरी में यूनिट 3 करोगे। ठीक है? मैं हमेशा से सभी बच्चों को बोलती हूँ कि आप अपने ड्राफ्ट्स के लेफ्ट साइड में पॉइंटर्स बना लो, हेड पॉइंट्स बना लो, और आप वही पॉइंटर्स को एग्जाम के एक दिन पहले रिवाइज करके जाना। ड्राफ्टिंग में भले ही ड्राफ्ट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं हमेशा अच्छे से डिटेल में आपको लिखवाती हूँ पूरी क्लास में, रेगुलर क्लास में, लेकिन आपको थ्योरी इग्नोर नहीं करनी है। थ्योरीज अच्छे से करो। ठीक है? तो आपको थ्योरी अच्छे से करनी है, एक दिन पहले रिवाइज करनी है पूरी थ्योरी। ड्राफ्ट के बस
पॉइंट्स याद करके जाने हैं, ठीक है। ड्राफ्ट में पॉइंट्स क्या आएंगे वो, और रेजोल्यूशन चार्ट देख के जाना है कि कौन से केस में कौन सा रेजोल्यूशन पास होता है, ऑर्डिनरी किस में पास होता है, बोर्ड किस में पास होता है, एसआर किस में पास होता है, ये अच्छे से करके जाना, क्योंकि रेजोल्यूशन ड्राफ्टिंग आ सकती है। नोटिस, एजीएम, ईजीएम, वो अच्छे से देख के जाना, इसका एक आपको फॉर्मेट बनाने आ सकता है। नोटिस, एजीएम, ईजीएम, रिक्विजिशनिस्ट मीटिंग, इस पर आपको बनाने आ सकता है, तो ये आप अच्छे से करके जाएंगे। एंड मेरी जान सबसे इम्पॉर्टेंट, ओहो, मिसलेनियस ड्राफ्ट, तो ये तो गाइज आपको बहुत अच्छे से करके जाना है। इसमें से एक सवाल तो आपका बनेगा ही। मिसलेनियस ड्राफ्ट्स आपको मॉड्यूल के पीछे कुछ ड्राफ्ट दे रखे हैं, उसमें आपको ये मिलेंगे। क्लियर है, ठीक है। तो ये आपको एग्जाम के एक दिन पहले, ड्राफ्टिंग के एक दिन पहले ये पैटर्न फॉलो करना है। ड्राफ्ट कोई प्रैक्टिस नहीं करेगा, सिर्फ थ्योरी करोगे। थ्योरी, ड्राफ्ट के पॉइंटर्स, रेजोल्यूशन चार्ट, ऑर्डिनरी, स्पेशल, ये सब किस में जाएगा। उसके बाद नोटिस, एजीएम, ईजीएम, रिक्विजिशंस मीटिंग का एक बार फॉर्मेट अच्छे से देख के जाना। स्क्रूटिनाइजर्स रिपोर्ट का फॉर्मेट देख के जाना। प्लीडिंग्स, अपील्स, इनके फॉर्मेट्स करना। एक बात याद रखना, थोड़ा बहुत फॉर्मेट में ऊपर नीचे हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता। कहीं पर आपने कैपिटल लेटर में नहीं लिखा, कहीं पर आपने लाइन नहीं छोड़ी, इतना फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। एंड लास्ट इज मिसलेनियस ड्राफ्ट्स। मैं कह रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन तो जरूर बनेगा इसमें से, ठीक है। एंड इसमें मैं आपको बोलूँगी पुराना पेपर एक बार देख के जाना। आखिरी पे आते हैं SSCM-DD पे। तो SSCM-DD में सबसे पहले आपको करना है पार्ट बी, और पार्ट बी में आपको सबसे पहले करना है 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। ये सब कर लोगे, उसके बाद आप करोगे यूनिट 8, ठीक है, क्योंकि इट इज़ ऑल अबाउट CSAS। तो आप ये सारी यूनिट्स कर चुके होंगे, तो आपके लिए CSAS याद करना आसान होगा। मैंने एक आपको यूट्यूब पर लेक्चर डाल रखा है ऑल अबाउट CSAS, वो एक बार आप कर लेना तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। ये करने के बाद अब आप करोगे यूनिट 17, 18, 19 और 20, ठीक है, जिसमें आपको एथिक्स, अपना क्वालिटी रिव्यू, ठीक है, ड्यू डिलिजेंस है। उसके बाद फिर आप फाइनली करोगे पार्ट ए, जिसमें आपके बचे हुए टॉपिक्स हैं। याद रखना एक चीज़, पार्ट ए में 7 यूनिट्स में आपको 40 मार्क्स मिल रहे हैं, जिसमें यूनिट बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकेंड यूनिट थोड़ी सी बड़ी है, उसके बाद 6th यूनिट थोड़ी सी बड़ी है, जिसमें आपको CS एक्ट के नॉन कंप्लायंसेस दिए हुए हैं, तो पर वो इतने डिफिकल्ट नहीं है। तो आप समझो, आप 7 यूनिट जिसमें कंटेंट बहुत ज़्यादा नहीं है, उसमें आपको 40 मार्क्स का पार्ट पूछा जा रहा है, तो आप उसको इतना स्ट्रांगली, जैसे FMSM में SM स्ट्रांगली करते हैं ना, अपन कर लेते हैं ना बच्चे कि भाई आसान हो जाता है, ठीक है, और 40 में से 35-36 आ जाते हैं। ये थ्योरी पेपर है, इसमें 40 में से अगर 30 भी आए, 28 भी आए, तो भी ये बहुत अच्छी डील है, क्योंकि अगर 40 में से 28, 30 भी आए, और इसमें 60 में से समझ लो 30 भी आए, तो भी आपके करीब करीब 55 to 60 मार्क्स तो बनते ही हैं मिनिमम। और आप इसको तो मेहनत करोगे ही ना, अब मिनिमम 30 थोड़ी ना लेके आओगे, आप समझ रहे हो। प्लान थिंग स्ट्रैटेजिकली। तो आप पार्ट ए एकदम अच्छे से करना, पहले पार्ट बी करके ख़त्म करो। मैं इसको क्यों बोल रही हूँ करने के लिए, क्योंकि पार्ट बी खत्म होगा तो आपको लगेगा मेरा बहुत सारा पोर्शन कंप्लीट हो गया, उसके बाद फिर आप पार्ट ए कंप्लीट करें, ठीक है। इसमें देखो DD की पेपर की खासियत ये कि बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के क्वेश्चंस नहीं आते हैं। बस आपको एक बात ध्यान रखनी है, आंसर में कंटेंट ज़्यादा लिखना, डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखना। लास्ट अटेम्प्ट में एक मेरी स्टूडेंट है करीना करके, उसको 82 मार्क्स आए थे, और उसने बोला कि मैम एक बात मैंने ध्यान रखी, विच इज़ आंसर्स मैंने डिस्क्रिप्टिव लिखे, ठीक है। तो ध्यान रखना, कंटेंट आपको देना है डिस्क्रिप्टिव, जैसे आप मतलब थोड़ा अच्छे से आंसर लिखो, स्पीड मेंटेन करना, ठीक है। पेपर पूरा अटेम्प्ट करना, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द सब्जेक्ट्स हियर, चाहे JI JL है, चाहे SM है, ड्राफ्टिंग है, DD है, सब में पेपर पूरा कंप्लीट करना, ठीक है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ जो मैं हमेशा सभी बच्चों को बोलती हूँ, ठीक है, आप लोग इसका बाद में फ़ोटो ले लेना, इस वीडियो को पॉज करके। मैं एक चीज़ जो सभी बच्चों को बोलती हूँ, विच इज़ ensure that first
10 pages of your answer sheet are the best answers of your answer sheet. देखो भाई, आपने अगर स्टार्टिंग के 10 पेजेस शिद्दत से लिखे ना, आप वो क्वेश्चन उठाओ जो सबसे अच्छे से आते हैं। जनरली क्वेश्चन नंबर 2 जो होता है पेपर्स में, वो थोड़ा सा आपके लिए आसान आता है। तो और क्वेश्चन 1 लेकर जनरली बच्चे पैनिक करते हैं, तो आप क्वेश्चन नंबर 2 से पेपर पढ़ना शुरू करो। क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6 एंड देन क्वेश्चन 1। अब ऐसे पेपर पढ़ो, 5 मिनट स्ट्रैटेजी बनाओ कि मुझे इस पेपर को कैसे सॉल्व करना है। पहले पूरा प्लान ऑफ एक्शन बना लो, उसके बाद आप पेपर सॉल्व करना शुरू करो, जिसमें आपके आंसर शीट के फर्स्ट 10 पेजेस, मैं कह रही हूँ फर्स्ट 10 पेजेस बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। ठीक है, तो बस इतना ध्यान रखना, बिकॉज दैट क्रिएट्स एन इंप्रेशन, और वो सोचेंगे ये बच्चा पढ़कर आया है। ठीक है, बस इसका ध्यान रखना, एंड आई थिंक दैट इज इट। ठीक है, ये कुछ बातों का आप 1 डे बिफोर ध्यान रखना। टॉपिक्स इंपॉर्टेंट, मैं मानती हूँ डीडी में पार्ट ए सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि आपको 40 मार्क में काफ़ी कुछ कम, बहुत कम कंटेंट है, बट आप 40 मार्क बहुत स्ट्रांगली करके जाना, अच्छे से करके जाना। ड्राफ्टिंग में यूनिट 1, यूनिट 9, यूनिट 3, यूनिट 2, ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं। ठीक है, यूनिट 3 करने के बाद फिर आप यूनिट 10, 11 कर सकते हो। ठीक है ना, यूनिट 10, 11 कंपैरेटिवली कम इंपॉर्टेंट है। एसएम में तो 14, 15, 16 तीनों सबसे इंपॉर्टेंट है। 14, 15, 16 यूनिट्स अच्छे से करके जाना। जेआईजीएल में ये इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं, बट कुछ बातें ध्यान रखना। पहला, पेपर पूरा कंप्लीट करके आना। दूसरा, ऐसा नहीं होता है कि पिछले अटेम्प्ट में कुछ क्वेश्चंस आए तो इस अटेम्प्ट में नहीं आएंगे, ये बहुत बड़ा मिथ है, तो इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, एंड तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार्टिंग के 10 पेजेस आपके एकदम स्ट्रांग होने चाहिए, बिकॉज दैट क्रिएट्स द इंप्रेशन। हैंड राइटिंग का थोड़ा सा ध्यान रखना, स्टार्टिंग से स्पीड मेंटेन करोगे तो पेपर मिस नहीं होगा। पेपर बनता ही इस तरह से कि आपका पूरा 3 घंटे में हो जाए। ठीक है, दैट इज इट, ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आप एग्जीक्यूटिव में तो आई विल सी यू सुपर सून एंड प्रोफेशनल। अगर आप लोगों ने एक ही ग्रुप दे रहे हो तो आई विल सी यू सुपर सून एंड एग्जीक्यूटिव फॉर ग्रुप 2। ओके, यस, एंड इफ राइटिंग ग्रुप 2 आई विल सी यू फॉर ग्रुप 1। सो इन एनी केस मैं आपसे होपफुली जल्दी मिलूंगी। अगर आप कहीं बाहर हो तो मुझसे जल्दी मिलने आना। आई विल सी यू सुपर सून। और एक बात याद रखना, सक्सेस के लिए बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ता है। ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट, डू वेल, थैंक यू सो मच, थैंक यू।